नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल लोहिया। आज हम बात करेंगे 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो जीएस पॉलिटी का सेक्शन होता है उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक या जो इम्पोर्टेंट इशू हैं उनके ऊपर। फ्रेंड्स, आप में से जो भी लोग 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, 4 अगस्त से संभावित थी परीक्षा, लेकिन अब 4 अगस्त की डेट तो पोस्टपोन्ड हो गई है। आगे जब भी मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, आप सभी को जीएस पॉलिटी, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, उसकी बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए इस साल 65वीं बीपीएससी के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे मुझे लगता है कि जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, मैंने ऐसे 10 महत्वपूर्ण मुद्दों या टॉपिक की पहचान की है। आज हम उन 10 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्या हैं वो मुद्दे, क्यों चर्चा में हैं या क्यों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, संक्षेप में उसकी बात करूंगा आपसे। उन 10 मुद्दों से जुड़ी हुई डिटेल क्लास अगर आप करना चाहें, मोबीशाला ऐप अपने मोबाइल में आप लोग डाउनलोड करें, अगर नहीं किया है तो मोबीशाला ऐप पे आपको उन 10 मुद्दों से जुड़े हुए डिटेल लेक्चर उपलब्ध होंगे, तो वहाँ से आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो, जो केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि आज के समय में आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस या कोई अदर सिविल सर्विस एग्ज़ाम देते हैं, मेंस, इंटरव्यू, उन सब के लिए बहुत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वो 10 टॉपिक कौन से हैं एक बार मैं उनको लिखूंगा बोर्ड पे, क्यों है वो महत्वपूर्ण, थोड़ा सा उनकी चर्चा करूंगा। पहला टॉपिक, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, संवैधानिक, संविधानेतर तथा अन्य उभरती प्रवृत्तियाँ। सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ और जो इमर्जिंग ट्रेंड्स या उभरती प्रवृत्तियाँ हैं वो। दूसरा टॉपिक, रोल ऑफ गवर्नर या राज्यपाल की भूमिका। तीसरा, पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज व्यवस्था, स्पेशली इलेक्शन रिफॉर्म्स या विशेषकर चुनाव सुधार। चौथा, विभिन्न प्रकार के आपातकाल, different types of emergency
अगला दल बदल कानून का नया रूप तथा अन्य चुनाव सुधार एंटी डिफेक्शन लॉ तथा इलेक्शन रिफॉर्म्स। अगला रिजर्वेशन या आरक्षण और उसके विभिन्न पहलू रिजर्वेशन एंड इट्स डिफरेंट डायमेंशंस। अगला आर्टिकल 370 और 35A की समाप्ति। अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति। अगला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन अधिनियम तथा उससे जुड़े विभिन्न प्रावधान। अगला संसदीय शासन व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका, रोल ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और लास्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। वर्तमान चुनौतियाँ, रिसेंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस। फ्रेंड्स, ये 10 टॉपिक जो मेरे अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक हो सकते हैं आपके लिए 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। इसका एक क्रैश कोर्स हम आयोजित कर रहे हैं। मोबीशाला ऐप प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर नहीं किया तो। इन 10 टॉपिक पे 10 क्लास मिलेंगे आपको, जिनकी चर्चाएं की गई हैं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्या आंसर फॉर्मेट होने चाहिए, इन टॉपिक में किन किन मुद्दों, किन किन इश्यूज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए, उन सब की चर्चाएं की गई हैं उन क्लासेस में। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी क्लास आपके लिए हैं। केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि अदर सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक और क्लास आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। क्यों ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्या है ये टॉपिक, संक्षेप में मैं आपसे इनकी आज चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक देख रहे हैं आप, सेंटर स्टेट रिलेशन या केंद्र राज्य संबंध, संविधानेतर तथा उभरती प्रवृत्तियाँ। फ्रेंड्स, भारत में हमने संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल डेमोक्रेसी को अपनाया है, साथ में एकात्मक शासन या यूनिटरी मॉडल को भी अपनाया है।
केंद्र और राज्य दो सरकारें हैं, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। अक्सर हमारे देश में इन दोनों सरकारों के बीच में आपसी टकराव या वाद विवाद की स्थितियां देखने को मिलती हैं। हालांकि हमने दोनों के बीच में प्रभावी समन्वय की स्थापना के भी प्रयास किए हैं। विवाद और समन्वय अक्सर ये स्थितियां देखने को मिलती हैं और इसीलिए लगभग हमेशा ये एक ऐसा टॉपिक है जो चर्चित रहता है, या कहा जाए कि एक एवरग्रीन टॉपिक है एग्ज़ाम के नज़रिए से। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, केरल हो, राजस्थान हो, कई राज्यों के साथ केंद्र सरकार के संबंधों को लेकर मुद्दा चर्चा में रहा है। इवन बिहार में एनडीए की ही सरकार है, केंद्र और बिहार, तो उतना विवादित मुद्दा नहीं है, लेकिन चर्चा में तो हमेशा से ही रहा है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग लंबे समय से की जाती रही। जब वर्तमान समय में अभी कोरोना का दौर हम देख रहे हैं, इसलिए ये केंद्र राज्य संबंध का मुद्दा और चर्चित हो गया है। एक पूरा सेपरेट टॉपिक ही मैंने नया तैयार किया है, कोरोना और सेंटर स्टेट रिलेशन, कि कैसे कोरोना महामारी ने केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित किया है। वो चाहे प्रवासी मजदूरों की समस्या हो, चाहे राज्य की सीमाएं बंद करने का मामला, या ऐसे और इशू जो कोरोना के दौर में हमें देखने को मिले और जिन्होंने बड़े पैमाने पर केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित किया। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, डायरेक्शन केंद्र सरकार जारी कर रहा है, राज्य चुपचाप उनको मानने के लिए मजबूर हैं। तो फ्रेंड्स, केंद्र राज्य संबंध का मुद्दा बड़ा चर्चित मुद्दा है हमारे लिए। आगे बढ़ें। दूसरा टॉपिक, रोल ऑफ गवर्नर या राज्यपाल की भूमिका। ये टॉपिक भी हमेशा से आप देखेंगे हम लोगों के देश में एक बहुत विवादास्पद और बहुत चर्चित टॉपिक रहा है। विशेषकर 1967 के बाद से राज्यपाल की संस्था का और उसके माध्यम से आर्टिकल 356 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है हमारे देश में, और इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में भी हमेशा रहता है। रिसेंटली आप देखेंगे तो बंगाल, महाराष्ट्र और केरल, इन तीन राज्यों के राज्यपाल हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं अपनी भूमिका को लेकर। उसके पहले जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरी तो मध्य प्रदेश में भी राज्यपाल की भूमिका चर्चा में रही। महाराष्ट्र में पिछले साल चुनाव हुए, किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, राज्यपाल की भूमिका चर्चा में आ गई। केरल में सीएए कानून के विरोध के क्रम में वहाँ की सरकार ने जो विधानमंडल में विधेयक पारित किया, राज्यपाल के पास भेजा और फिर राज्यपाल की भूमिका चर्चा में। और बंगाल में तो लगभग रोज आए दिन किसी ना किसी इशू को लेके, चाहे वो सीएए हो, चाहे यूनिवर्सिटीज से जुड़ा मामला हो, चाहे कोरोना की, आए दिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में टकराव की स्थितियां देखने को मिलती रहती हैं। मैं बात कर रहा हूं कि बिहार और केंद्र में चूँकि अभी दोनों जगह एनडीए की सरकार है, इसलिए बिहार के संदर्भ में भले राज्यपाल बहुत विवादित या चर्चित नहीं है, लेकिन बाकी कई राज्यों में है काफ़ी चर्चित मुद्दा। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, राज्यपाल की भूमिका, स्पेशली गठबंधन सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट के दौर में राज्यपाल की भूमिका। जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, संसदीय लोकतंत्र को बहुमत का शासन कहा जाता है, तो फिर बहुमत की प्राप्ति के लिए कई दल आपस में मिलकर गठबंधन करते हैं और कोएलिशन गवर्नमेंट या बहुदलीय सरकारों की स्थापना होती है। और तब राज्यपालों की भूमिका काफ़ी चर्चित तथा काफ़ी विवादास्पद हो जाती है। इवन
यहाँ तक कहा जाता है कि गठबंधन सरकार में राज्यपालों की जो विवादास्पद भूमिका है उसे देखते हुए क्या राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चित मुद्दा है। हमारे देश में राज्यपालों की भूमिका को बेहतर प्रभावी बनाने के लिए राज्यपाल सम्मेलन, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित होते हैं। लेटेस्ट आप देखें नवंबर 2019 में 50वां राज्यपाल सम्मेलन हमारे देश में हुआ। वर्तमान परिस्थितियों में हम राज्यपालों से किस तरह की भूमिका की अपेक्षा कर रहे हैं आपको जानना जरूरी है। अगला तीसरा टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था, विशेषकर चुनाव सुधार। फ्रेंड्स, भारत में हमने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को साकार करने के लिए 1992-93 में 73वें और 74वें 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं। उन संशोधनों के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगेन हम देखते हैं कि स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों को इन संस्थाओं की स्थापना के लिए बाध्य बना दिया है। मुद्दा केंद्र संबंध से जुड़ा तो है ही, संघात्मक शासन से जुड़ा मुद्दा भी है। कहा जाता है कि इन संशोधनों के द्वारा भारत में हमने संघात्मक शासन के अंदर एक उप संघात्मक शासन की स्थापना की कोशिश की है। 73वें और 74वें संशोधनों के क्या प्रावधान हैं, इनके क्या महत्व, क्या फ़ायदे हैं हमारी शासन व्यवस्था में, और स्पेशली 73वें 74वें संशोधनों के आलोक में बिहार में हमने पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका शासन की किस रूप में स्थापना की है, हमें ये जानना जरूरी है। हम देखते हैं फ्रेंड्स कि 73वें 74वें संशोधनों के द्वारा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन बिहार ने 1/3 से बढ़ाकर 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया है महिलाओं के लिए। बिहार से जुड़े और ऐसे विशिष्ट प्रावधान क्या हैं, हमें उनको जानना जरूरी है। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में क्या चुनाव सुधार या इलेक्शन रिफॉर्म्स किए गए हैं और या किए जा सकते हैं। कई राज्यों में आप देखें वापस बुलाने का अधिकार दिया गया है। कई राज्यों में संपत्ति की घोषणा की व्यवस्था की गई है। गुजरात में मतदान को अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं तय कर दी गई हैं। सोशल ऑडिट की व्यवस्था की गई है। तो किस राज्य में क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं इन संस्थाओं की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए। बिहार में हम कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ को लागू कर सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं हम बिहार के पंचायती राज और नगर पालिका शासन को बेहतर बनाने के लिए। और इसके साथ साथ दोस्तों देखेंगे केंद्र सरकार ग्राम पंचायत विकास योजना चला रही है, GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान क्या है वो, क्या उस योजना के उद्देश्य हैं, क्या प्रावधान है, हमें जानना जरूरी है। अगला टॉपिक, चौथा टॉपिक, विभिन्न प्रकार के आपातकाल। ट्रेडिशनल टॉपिक है, लेकिन क्यों मैंने इस टॉपिक को चुना, क्योंकि आजकल आपने एक शब्द सुना होगा, हेल्थ इमरजेंसी, स्वास्थ्य आपातकाल। तो इसलिए आपातकाल चर्चा में है। और दूसरा कारण आप देखेंगे कि 1975 में जो आंतरिक अशांति के आधार पर हमारे देश में अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ था और अभी हाल में ही उसके 45 साल पूरे हुए हैं, 45 ईयर्स। तो इसलिए भी आपातकाल चर्चा में आ गया। तीसरा कारण आप देखें तो वर्तमान केंद्र सरकार जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी, तो उनके ऊपर अक्सर विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि
इमरजेंसी वाली स्थिति बनी हुई है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो इसलिए भी मुद्दा चर्चा में है। तो इसलिए हम आपातकालीन प्रावधान क्या है हमारे संविधान में, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे लिए। एक तरफ हमारे देश में डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, दूसरी तरफ विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां सौंपी गई हैं। 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां हम देखते हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। क्या प्रावधान है इनके, कब इनका प्रयोग हुआ है हमारे देश में, कब सदुपयोग कब दुरुपयोग हुआ है, दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, वर्तमान स्थितियां क्या हैं, इन सबको जानना ज़रूरी है हमें। अगला टॉपिक देखेंगे दल बदल कानून का नया रूप और अन्य चुनाव सुधार, एंटी डिफेक्शन लॉ। फ्रेंड्स, आप देखेंगे रिसेंटली अभी राजस्थान का घटनाक्रम आप देख रहे हैं आजकल, कांग्रेस की सरकार और कैसे वहाँ के उप मुख्यमंत्री ने बगावत की है, सरकार गिरने की, पार्टी के टूटने की स्थिति बनी हुई है। दल बदल कानून चर्चा में आ गया है। कुछ दिन पहले देखें बिहार में आरजेडी के कई सारे विधान परिषद के सदस्यों ने जनता दल को ज्वाइन किया है, मुद्दा चर्चा में आया। उसके पहले झारखंड में आप देखें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया बीजेपी में, विपक्ष के नेता की मान्यता नहीं दे रहे हैं वहाँ के स्पीकरों ने, मुद्दा चर्चा में रहा। और देखें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चा में मुद्दा रहा है, जहाँ की कांग्रेस सरकार का इसी दल बदल के चलते पतन हो गया कमलनाथ सरकार का और बीजेपी की सरकार बनी। तो ये एक ऐसा मुद्दा है अगेन जो लगभग एवरग्रीन मुद्दा है, हमारे देश में हमेशा चर्चा में रहता है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1985 1985 में क्या परिस्थितियां थीं, क्यों ये कानून बनाना पड़ा। 2003 में 91वें 91 संविधान संशोधन के द्वारा इस कानून में कुछ बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए, क्यों बदलाव किए गए, वर्तमान स्थिति क्या है, चुनाव सुधार के लिए हमने अब तक क्या प्रयास किए अपने देश में, स्पेशली पिछले 30 साल में कौन कौन से प्रमुख चुनाव सुधार हुए। पूरी एक लंबी लिस्ट है, चाहे वो मतदान की आयु 21 साल से 18 साल करना हो और चाहे रिसेंटली चुनावी बॉन्ड का मामला हो, नोटा हो या ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े इशू हों। बहुत सारे जो इलेक्शन रिफॉर्म हमने किए और कौन से इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या सुझाव दे सकते हैं हम। अगला टॉपिक फ्रेंड्स आरक्षण और उसके विभिन्न पहलू। सो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगेन एक बहुत एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा हमारे देश में काफ़ी चर्चा में रहने वाला मुद्दा है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है, मुद्दा चर्चा में आ गया। पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा चर्चा में रहा। अभी कोरोना के दौर में देख रहे हैं हम, हरियाणा ने निजी कंपनियों को स्थानीय कोटा तय करने के लिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है और कानून बनाने जा रहे हैं कि स्थानीय लोगों को 75% रिजर्वेशन या 75% स्थानीय लोगों की भर्ती करनी पड़ेगी प्राइवेट कंपनीज को। कोरोना में कई और राज्य इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों को मौका मिले। प्रवासी मजदूर एक गंभीर समस्या के रूप में देखे जा रहे हैं कोरोना के दौर में। तो आरक्षण का एक मुद्दा जो चर्चा में रहता है, ईडब्ल्यूएस कोटा या आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है हमारे देश में। आंध्र प्रदेश के जो शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें अनुसूचित जातियों के लिए 100% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। हाल ही में तमिलनाडु के कई राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके आए कि नीट के तहत जो मेडिकल एग्ज़ाम होता है उसमें
तमिलनाडु राज्य में 50% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए, उसके लिए कोर्ट डायरेक्शन दे सरकार को। पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में देखें आप, कितना चर्चित मुद्दा हुआ कि बीजेपी की सरकार आएगी, आरक्षण खत्म कर देगी। पूरा चुनाव उसी मुद्दे पे हो गया। तो अगेन ये कितना चर्चित तो विवादास्पद मुद्दा है हमारे देश का। तो आरक्षण क्या है, क्यों किया गया है, उससे जुड़े कौन कौन से डायमेंशन या विभिन्न पहलू हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, लोकसभा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, बहुत सारे मुद्दे चर्चित हैं। आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, जाति के आधार पर आरक्षण, लिंग के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण, और लगभग आजकल हमारे देश में सभी आधारों पर आरक्षण की मांग की गई है और या हमने प्रावधान भी कर दिए हैं। अगला मुद्दा देखेंगे आर्टिकल 370 और 35 है। 5 अगस्त 2019 का दिन ऐतिहासिक दिन हमारे देश में, जब सरकार ने 70 साल से नासूर बन चुके संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया और 370 के परिणाम स्वरूप जो अनुच्छेद 35 से शामिल हुआ था संविधान में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, उसे भी खत्म कर दिया। आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, बाकी राज्यों से विशेष स्थिति दी गई थी जम्मू कश्मीर को। अलग संविधान था, अलग नागरिकता थी, अलग ध्वज हुआ करता था, अलग व्यवस्थाएं की गई थी जम्मू कश्मीर के लिए। क्यों की गई थी वो विशेष व्यवस्थाएं, क्यों उन विशेष व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, अनुच्छेद 370 क्यों शामिल था और क्यों अब उसको हटा दिया गया, उसके पक्ष उसके विपक्ष में तर्क क्या है। जब 370 था क्या व्यवस्थाएं क्या प्रावधान थे, अब हटा दिया गया है, अब क्या व्यवस्थाएं प्रावधान हैं। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया है, उसके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। इन सबको हमें जानना जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे लिए। उसके अलावा देखेंगे फ्रेंड्स, नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ है 2019 में। 2019 बहुत उल्लेखनीय वर्ष है। सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो पिछले कईयों सालों से हमारे देश में लंबित पड़े थे, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो नागरिकता कानून हो, चाहे 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, और ऐसे और बहुत सारे काम किए गए। तो नागरिकता संशोधन कानून एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे लिए वर्तमान समय में। संसद को शक्ति दी गई नागरिकता की प्राप्ति, उसकी समाप्ति से जुड़े प्रावधान करने के लिए संसद ने अपनी ये शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 में नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट बनाया था। उसमें व्यवस्था की गई थी कि कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारत की और कैसे भारत की नागरिकता समाप्त होती है। कई बार तब से लेके अब तक उस कानून में संशोधन किए गए। रिसेंटली 2019 में सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम लोगों को भारत की नागरिकता देने से जुड़े प्रावधान किए गए। काफ़ी विरोध हुआ कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। क्या है नागरिकता कानून, उसके प्रावधान किस आधार पर विरोध किया जा रहा है, उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है कोर्ट में, तो उससे जुड़ी क्या संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, हम इसकी बात करें। और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा फिर आप समझ सकते हैं। अगला टॉपिक फ्रेंड्स, संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका। फ्रेंड्स, भारत में हमने ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया, जिसे बहुमत का शासन भी कहा जा सका। लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है वो सरकार का गठन करता है, और जो बचा हुआ राजनीतिक दल हैं वो विपक्ष में बैठते हैं,
सरकार के ऊपर दबाव नियंत्रण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान समय में क्या है विपक्ष की भूमिका? फ्रेंड्स, हम फिर देखते हैं कि 1967 तक हमारे देश में विपक्ष की भूमिका ना के बराबर थी, कोई विपक्ष था ही नहीं। 67 में जब चौथे आम चुनाव हुए तब पहली बार कांग्रेस पार्टी के अलावा कई दूसरे राजनीतिक दलों का भी अस्तित्व हमें देखने को मिला। लोकसभा विधानसभाओं में कई दूसरी पार्टियों को भी चुनाव जीतने में काफ़ी मदद मिली और तब विपक्ष की भूमिका देखी गई हमारे देश में। तब से लेकर अब तक क्या रही है विपक्ष की भूमिका, कैसे विपक्ष की भूमिका में परिवर्तन हुआ है और स्पेशली गठबंधन सरकार के दौर में विपक्ष की भूमिका क्या है। वर्तमान समय में जबकि एक दलीय सरकार का दौर वापस लौट रहा है हमारे देश में, अच्छे खासे बहुमत के साथ सरकार बन रही है, तब वैसी स्थिति में विपक्ष की भूमिका क्या है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि इतनी सीटें भी नहीं मिल रही हैं विपक्षी पार्टियों को कि उन्हें विपक्ष का दर्जा मिल पाए और विपक्षी दल के नेता की मान्यता मिल पाए। क्या रह गई है अब विपक्ष की भूमिका? कितनी सकारात्मक और कितनी नकारात्मक भूमिका देखने को मिल रही है विपक्ष की। और फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और उससे जुड़ी हुई वर्तमान चुनौतियाँ। हम देखते हैं जब हमारा संविधान बना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया और परिणाम स्वरूप भारत में हमने संविधान में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक नागरिकों के बहुत सारे मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। उन्हीं अधिकारों में आर्टिकल 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया। क्या है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? क्या संवैधानिक व्यवस्थाएं, संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट घोषित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सेकुलर स्टेट तो पहले से ही था, हमने प्रस्तावना में उन शब्दों का उल्लेख कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचे की संकल्पना दे दी, या कहें कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बता दिया। पिछले कुछ समय से लेकिन हमारे देश में इस धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के पालन में कई तरह की रुकावटों के आरोप लग रहे हैं। वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर ही आरोप लगता है कि बहुसंख्यकों की समर्थक सरकार, इसके पहले की जो सरकारें रही हैं उनके ऊपर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की नीति को अपनाने के आरोप लगते रहे। नागरिकता संशोधन कानून ने भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के मामले में कुछ नए इशू, कुछ नई चुनौतियां खड़ी की हैं। धार्मिक आतंकवाद, कभी वो मुस्लिम आतंकवाद, कभी हिंदू आतंकवाद, इस तरह की चीज़ें भी चर्चित हमारे देश में समय समय पर रही हैं कि आतंकवाद को किसी धर्म विशेष से जोड़ के देखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के क्या मामले, क्या मुद्दे हैं, ये लास्ट टॉपिक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स 10 टॉपिक पहचाने हैं मैंने, और आप देख सकते हैं कि 10 टॉपिक ऐसे हैं जो वर्तमान समय में काफ़ी चर्चित हैं। ज़्यादातर टॉपिक तो ऐसे हैं जो वर्तमान समय ही नहीं, लगभग हमेशा हमारे देश में काफ़ी चर्चित रहे हैं, और इसीलिए इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको कई प्रश्न मिल जाएंगे जीएस पॉलिटी में, 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में। आप लोग इन सारे टॉपिक को बेहतर ढंग से तैयार करें। मोबीशाला ऐप के थ्रू आप इन 10 टॉपिक से जुड़े हुए जो मेरे लेक्चर हैं वो देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके आप मोबीशाला ऐप डाउनलोड करें। इंस्टीट्यूट कोड PIX1005 है,
आप उस इंस्टीट्यूट कोड को डाल के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप मोबीशाला ऐप डाउनलोड करेंगे, इंस्टीट्यूट कोड में PIX1005 डालेंगे और तब उसके बाद आपको हमसे जुड़े हुए जितने कोर्सेस हैं वो सब उस पर मिल जाएंगे आपको। लोक प्रशासन है, एथिक्स है, BPSC का लोक प्रशासन है, UPPCS का लोक प्रशासन है, UPSC का लोक प्रशासन है, और इस कोर्स की हम बात कर रहे हैं GS पॉलिटी क्रैश कोर्स या पॉलिटी से जुड़े हुए 10 ऐसे इशू जिनके पूछे जाने की संभावना है BPSC में, ये सारी चीज़ें आपको इस ऐप पे उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमसे। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर अपने अनुभव बताएं। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक दें, शेयर करें इस लिंक को ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक।